जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। देखिए दोस्तों, हम लोग को चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे आप लोग को, बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमें पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आप लोग समझे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, प्रश्नावली के क्वेश्चन करने में आपको कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। तो प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें आएंगी, पहले हम उसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। जो आपकी क्लास 10th की बुक है उसमें कुल 15 चैप्टर हैं, जो कि वास्तविक संख्याएं से शुरू होकर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पर ख़त्म हो जाती हैं। तो हम लोग को प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रत्येक लाइन से पढ़ते जाना है ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले बेसिक चीज़ें वो पहले बता देते हैं, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 शुरू की जाएगी। देखिए वो जो संख्याएं जो है दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः। संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं, और दूसरी जो है वास्तविक संख्याएं। हमारे जो सिलेबस में है वो वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है, काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं काल्पनिक संख्या हम कहते किसे हैं। जैसे कि मान लो कि कोई संख्या है x² + 3 = 0, इसे हम सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? x² उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। x रूट में, रूट का प्लस माइनस -3। अब हम ये देखते हैं कि रूट में, अंडर रूट में -3 आ गया, तो इसका तो वर्गमूल निकल नहीं सकता है। तो यहाँ से जो संख्या प्राप्त होती है इसे ही हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। और इसके बारे में आपको डिटेल में क्लास 11 में चैप्टर है सम्मिश्र संख्या नाम से, उसमें आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो सिर्फ 5 प्रकार का। जो पहला है प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। संख्याएं। तीसरा जो आपका आता है पूर्णांक। ठीक है। चौथा जो आता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यही आपको विशेष रूप से जानना है क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी की बात होगी। और पांचवा है अपरिमेय संख्या, में संख्या। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो पहला अक्षर n है तो इसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। वे संख्याएं जो हमको काउंटिंग में उपयोग की जाती हैं उसे ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक जाएगा। अब दूसरा आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं, W से।
जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसे सिर्फ हम लोग अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो होल नंबर बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। हमारी प्राकृतिक संख्या को ही अगर 0 से स्टार्ट कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। दोनों समझ गए। अब समझेंगे हम लोग पूर्णांक। तीसरा नंबर पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में इसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। इसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या, पहले हम इसे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा इधर प्लस, और इन्हीं संख्याओं के माइनस संख्या इधर लिख लेते हैं। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाए, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक। इसे हम लोग पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है। अब अगला समझते हैं परिमेय संख्या। चौथा, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या। अगर आप लोग परिमेय संख्या को समझ लेंगे तो अपरिमेय संख्या को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक जो परिमेय संख्या है, जो पहले उसे समझते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, अर्थात परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q कभी भी 0 होना चाहिए, तथा p और q दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। मतलब कि p व q पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक में भी 0 को छोड़कर, क्योंकि जो p/q के q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर पूर्णांक सभी पूर्णांक आ जाएंगे। और जो p और q का HCF है, HCF जो है p और q का वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब परिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, तथा p और q पूर्णांक होगा और उस पूर्णांक में 0 को छोड़कर सारे पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है। तथा p व q का HCF 1 होना चाहिए। जैसे कि हम एक संख्या ले लेते हैं 1/2, p/q के रूप में है, तो इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर भाग देंगे 0 से ये इन्फिनिटी पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित है। 0 परिमेय संख्या है लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। और समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को समझने के लिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं, इनका अंडर रूट मतलब कि करणी लगा दिया जाए इस पर, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ये सारी की सारे अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 2.01043 डॉट 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 आते जा रहा है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमारी पाई जो है ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पाई का मान 3.14 डॉट डॉट डॉट
आता जाता है, लेकिन हम लोग गणना के लिए सिर्फ इतना लिखते हैं। तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और उसी प्रकार से एक संख्या और, जैसे कि 1.4 पे बार, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.4444। एक ही संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्योंकि बार बार एक ही संख्या आ रहा है, इसमें हमेशा बदलेगा, इसमें भी हमेशा बदलेगा, लेकिन इसमें क्या है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो इसे अपरिमेय संख्या बोल देंगे। अब जो आपके सिलेबस में आता है इसके बाद का टॉपिक, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इंग्लिश में हम लोग इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लोग साथ साथ इंग्लिश भी सीखते चलेंगे, जिससे कि हमें सुविधा होगी समझने में। इंग्लिश में हम लोग इसे यूक्लिड विभाजन लेमा बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, हम कुछ चीज़ों को रटना नहीं है, हर एक चीज़ को समझते चलना है। अगर जैसे कि यूक्लिड विभाजन लेमा समझने से पहले, अगर कोई संख्या, ये यूक्लिड विभाजन लेमा कहता क्या है, यदि कोई संख्या a व b है और a बड़ा है b से, तो ये इस प्रकार होंगे कि a बराबर BQ प्लस R के रूप में होंगे, जहाँ R जो है B से छोटा होगा तथा 0 के बराबर होगा अथवा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। जहाँ पर Q जो है भागफल है तथा R शेषफल है, ठीक है। इसे हम समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक ले लेते हैं 24, जिसे हम भाग देंगे 7 से, और एक ले लेते हैं 4, जिसे हम भाग देंगे 24 में, ठीक है। भाग देकर देखते हैं 7 से कितने बार जाएगा, 7 त्रिकी 21, यहाँ पर 3 बच जाएगा, शेषफल है, शेषफल। और 4 से 4 6 का 24, शेषफल 0 आ जाएगा, और भागफल 6 आ जाएगा, भागफल। और ये क्या है, भाजक इसे बोलते हैं, भाजक, और इसे भाज्य, ठीक है। उसी तरह इसमें भी लिख लेते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, और ये भागफल है। और हम लोग समझते हैं कि हम भागफल को क्यों लिखते हैं। क्यू का मतलब होता है क्वाड्रेंट, क्यू का मतलब क्वाड्रेंट, भागफल को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, इसीलिए हम इसे क्यू से लिखते हैं। और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर, इसीलिए हम इसको आर लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें बोला है कि आर का मान है, मतलब शेषफल का मान है, वो बी से हमेशा बड़ा होगा। देख लीजिए भाजक, इन दोनों क्वेश्चन में जो भाजक है मतलब बी है, वो हमेशा शेषफल से बड़ा है ना। इसमें भी देखिए शेषफल से 4 जो है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर उससे के बराबर होना चाहिए। देख लीजिए इसमें जो शेषफल है 0 आया है, और इसमें है 0 से ये बड़ा आया है शेषफल, ठीक है। अब इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, जैसे 24 को लिखना है, 24 बराबर 7 गुणते 3 प्लस शेषफल 3 हो जाएगा ना। 24 7 त्रिके 21 और 3 24। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भाजक है, भाजक को हम किससे लिख रहे हैं, ए से, तो ए बराबर मतलब भाज्य को हम लोग ए से लिख रहे हैं, तो ए बराबर भाजक मतलब कि बी गुणते भागफल मतलब कि क्यू
प्लस शेषफल r आ गया ना, जहाँ पर r जो है 0 से बड़ा होगा अथवा बराबर और b से छोटा होगा। और इसी चीज़ को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे किताब में कैसे दिया होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। किताब में कैसे कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार हैं कि Q तथा R इस प्रकार हैं कि इस प्रकार विद्यमान हैं कि मिस्टेक हो गया, A बराबर BQ प्लस R, वही बात है जहाँ R का मान 0 से बड़ा होना चाहिए अथवा बराबर होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग HCF निकालने में होता है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग HCF निकाल। अब ये HCF समझते हैं क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्त बोलते हैं, महत्तम समापवर्त। इसी को शॉर्टकट में MSP बोलते हैं, MSP। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि HCF निकालते कैसे। HCF समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे। में पहला एग्जाम्पल लेंगे 2,18 का HCF निकालिए। तो हम लोग पहले कैसे निकालते थे? 18 लिखते थे ना, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3। तो HCF निकालने के लिए हम लोग लिख लेते थे, जैसे कि 12 को लिखेंगे ना 2 गुणते 2 गुणते 3, और 18 को लिखेंगे 2 गुणते 3 गुणते 3। इसमें जो कॉमन बन रहा है उसे हम लोग लिख लेते थे, और इसका HCF जो लिखते थे 12,18 का 2 गुणते 3, 2 गुणते 3। तो HCF कितना हो जाता था? 3। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसकी क्या ज़रूरत थी, ये क्यों आया? कि इसलिए आया जैसे कि बड़ी संख्याएं, जैसे कि ले लो 1927 या फिर ले लो 1363, इन दोनों का HCF निकालिए। तो ये इतनी बड़ी संख्याएं हैं कि ये पहले तो 1 से भी नहीं कटता था, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। ये जो है डायरेक्ट कटता था 47 से और 41 से, और ये कटता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका गुणनखंड होता है डायरेक्ट कटेगा 29 से गुणते 47 से, और ये कटेगा 41 से और 47 से।
तो जब इतना बड़ा आ गया तो समस्या हो जाती थी, तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सबसे पहले हम इन दोनों को समझेंगे कि इनका कैसे एचसीएफ निकालते हैं, फिर इसका समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के सवाल को किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इनका निकालते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 12,18 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालिए। ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन करता क्या है कि हम पहले दोनों में देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि कहता है उसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a बड़ा होगा b से और r का मान छोटा होगा 0 से और b बड़ा होगा 0 से और b से छोटा होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। जो 18 जो है वो बड़ा है 12 से, तो हमारा बड़ी वाली संख्या को अंदर लिखेंगे यहाँ पर और छोटी वाली संख्या को बाहर लिखेंगे। मतलब कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हमें भाग देना है, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बना था। भाग देकर देखते हैं। 12 एकम 12 एक बार जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 6 आ जाएगा। फिर क्या करूँगे, जो भागफल है उसे बाहर रखेंगे और बड़ी वाली संख्या को अंदर, मतलब 12 को अंदर ले जाएंगे। 6 दूना के 12, पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 आ जाएगा। तो जो शेषफल है इसके ठीक ऊपर का भागफल वही क्या हो जाता है आपका एचसीएफ। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 12,18 का आपका हो जाएगा 6, जो कि उस तरह भी 6 ही आया था। कहाँ पर गया, ये मिस्टेक से 3 लिख दी, जो कि इसका एचसीएफ 6 आया था और यहाँ पर भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, और इसे लिखेंगे कैसे बुक में, मतलब कि पूरा नंबर पाने के लिए तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे हल, हल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे स्टेप फर्स्ट या फिर चरण 1, हिंदी में चरण बोलते हैं स्टेप्स को। चरण 1, एक ही चरण 1 में हम लोगों ने क्या किया है, 18 को हम लोगों ने क्या किया, 12 गुणते भागफल 1 प्लस शेषफल क्या है यहाँ पर 6। ठीक है, तो चरण 1 हो गया। चरण 1 में ऐसे लिखे, हो गया ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हो गया। इसी रूप में हमें लिखना है। चरण सेकंड में, दूसरे चरण में क्या हम लोग किए हैं, 12 को भाजक क्या है 6 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 0, बस हो गया आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहुँचते हैं, वो पहले ये वाला सवाल भी कर दिया जाए इसी से, इस वाले सवाल को 1927 और 1363 को। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के सवाल करेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, 1927 तथा 1363 का एचसीएफ निकालिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, जहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 1927 जो है कि बड़ा है 1363 से। आप लोग को एकदम बढ़िया से समझाया जाएगा, डिटेल में पढ़ना है हमें, मैथ को अच्छे से सीखना है। और जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उससे 1 महीने पहले हम सारे पेपर प्रीवियस ईयर के, मतलब पिछले साल के सारे पेपर भी सॉल्व कराएंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता क्या है कि बड़ी संख्या को अंदर
1927 को अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या को बाहर, 1363। ठीक है, 1363 ही है। देखते हैं, 13 दूना के 26 हो जाएगा। आइडिया लग रहा है कि भाग कितने बार जाएगा, एक बार 1363। इसे घटा लेंगे, घटाने पर आपका आ जाएगा 564। तो भाग शेषफल को यहीं पर आने देंगे, इस भाजक को जो है अंदर लिख लेंगे, फिर मतलब बड़ी संख्या को फिर अंदर लिखेंगे, फिर चेक करेंगे भाग कितने बार जाएगा। 5 दूनी के 10, 2 बार जाएगा। भाग गुणा कर लेंगे, 4 दूनी के 8, 6 दूना का 12 को 2 हाथ में लगा 1, 5 दूना का 10 1 11। घटा लेंगे, घटाने पर आपका आ जाएगा 235। ठीक है, फिर बड़ी वाली संख्या को अंदर लिख लेंगे, 564। अब भाग कितने बार जाएगा चेक करते हैं, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा, 5 दूने के 10 के 0 हाथ में लगा 1, 3 दूना के 6 के 7 और 2 दूना के 4, 470। घटाने पर आपका आ जाएगा 94। मेरा पेज छोटा पड़ गया ना, 94। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 94 को बाहर आने देंगे और इस वाली संख्या को अंदर लिख लेंगे, 235। फिर चेक करेंगे भाग कितने बार जाएगा। वो लगता है 2 बार जाएगा। 8 9 दून के 18, 188। हटा लेते हैं, 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर बच गया 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पर 1 से 1 कट गया। फिर इसे बाहर लिख लेंगे और बड़ी वाली संख्या को अंदर, 94। काफ़ी बड़ा स्टेप था। तो 47 दूनी के 94, पूरा भाग चला गया। शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ की ठीक जो शेषफल के ऊपर का भाजक है उसे ही हम लोग बोलते हैं HCF। तो इसे पूरे डिटेल में कैसे लिखेंगे उसे समझ लेते हैं। लिखेंगे चरण नंबर 1। चरण 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, चरण 1। चरण 1 में हम लोगों ने क्या किया, 1927 को 1363 गुणते 1 प्लस शेषफल कितना आया है, 564। ठीक है, जैसे कि और युगलिक विभाजन प्रमेय में यही ना होता है। इसे A हम लोग लिखते हैं, भाजक को B लिखते हैं तथा भागफल को Q लिखते हैं तथा शेषफल को R लिखते हैं। ऐसे ही होता है, बस इसी फार्म में हमें लिखते जाना है। चरण 2, चरण नंबर 2। चरण 2 में हम लोगों ने क्या किया, 1363 को 564 गुणते 2 प्लस शेषफल 235। चरण 3, जैसे जैसे हम प्रत्येक स्टेप में किए हैं वैसे वैसे स्टेप्स को यहाँ पर सिर्फ लिख देना है। चरण नंबर 3, चरण 3 में हम लोगों ने क्या किया, 564 को हम लोगों ने 235 से भाग दिया। भागफल क्या है हम लोग का, 2 प्लस शेषफल कितना आया, 94। चरण 4 में हम लोगों ने क्या किया, 235 को 94 से भाग दिए जो कि शेषफल था, और इसमें भागफल आ गया हमारा 2 तथा शेषफल 47। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 94 जो कि बच रहा है, 47 जो कि बच रहा है, तो हम लोग 94 को कैसे लिख रहे हैं, 94 को 47 भागफल हो गया 2 प्लस शेषफल 0। प्रत्येक स्टेप्स को हमें लिख लेना है सिर्फ, और ज्यों ही शेषफल हमारा 0 आ गया उसके ठीक ऊपर का भाजक हमारा क्या है, 47। तो HCF क्या हो जाएगा, पहले कुछ लिख लेंगे कि चूँकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 तथा भाजक जो है वो 47 है, मतलब 47 है। अतः
HCF हो जाएगा आपका 1927 कामा 1363 का आपका 47, यही हो गया आंसर। इस तरह लिखेंगे तो आपका पूरा में पूरा नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली के सवाल। प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं।